My dear students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. You should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरी प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष, पूरा राष्ट्र और करीब करीब पूरा संसार कोरोना नामक वायरस के कारण कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित है, त्रस्त है। और इसलिए भीड़ भाड़ से बचने के लिए और सोशल डिस्टेंस कायम रखने के लिए सरकार ने अपने आदेश से सारे स्कूल्स और कॉलेज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। मतलब अनिश्चित काल के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए सक्षम स्कूल वाले ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं और इस ऑनलाइन टीचिंग के लिए उनको काफ़ी धन लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यह कार्य संपन्न हो रहा है। अतएव आप लोगों को भी चाहिए कि इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें आप लोग गंभीरता से रुचि लें ताकि आप लोगों का सिलेबस टाइम से समाप्त हो सके। Today I want to teach you the second portion, part 2 of the second chapter, Unit 7. जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप लोगों का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर था वो थोड़ा छोटा था, वो समाप्त हो चुका है। और फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है उस पर भी एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है, मतलब एक दूसरा पोर्शन उसका बताया जा रहा है। यानी कि क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर 2 का आज दूसरा हिस्सा, सेकेंड पोर्शन बताया जाएगा। और उस चैप्टर का नाम पुनः एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन, यूनिट्स माने होता है मात्रक और मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट माने होता है मापन। According to this teaching point, I will tell you the following topics. और चूंकि इसका जो है फर्स्ट पोर्शन हो चुका है जिसमें इंट्रोडक्शन सब टॉपिक्स बताए जा चुके हैं, तो जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको आज बताया जाएगा। और बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके नाम हैं जिन्हें आज पढ़ाया जाएगा। उनके नाम हैं एक्यूरेसी एंड precision of instruments. Second, the errors in measurements. Third, significant figures of a measurement. And fourth, dimensional formulae and dimensional equations. Dimensional formulae and dimensional equations. ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिसे पिछले टर्म पर नहीं बताया जाएगा, आज बताया जाएगा और जो बचा होगा नेक्स्ट टर्म बताया जाएगा। तो इन सेम सीक्वेंस नाउ विल टेल यू अबाउट द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। द टीचिंग लाइन्स आर एज फॉलो। मतलब मात्रक मापक यंत्रों के यथार्थता की सीमा, मापक यंत्रों के यथार्थता की सीमा। कोई भी मापक यंत्र जो है कितनी मात्रा तक सही नाप सकता है, यही से हमें जाना।
जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, इंच पटरी से जो आपके बैग में होती है, उससे हम कम से कम 1 मिलीमीटर ही माप सकते हैं। 1 मिलीमीटर से भी हम कम नापेंगे तो शुद्ध नहीं होगा, यथार्थ नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम वर्नियर कैलिपर्स ले लें, तो वर्नियर कैलिपर से हम मिलीमीटर के 10वें भाग तक का मापन शुद्ध कर सकते हैं, वही यथार्थ होगा। यदि उससे कम मापने की कोशिश करें तो यथार्थ नहीं। तो मतलब ये हर मापक यंत्र की एक यथार्थता की सीमा होती है। उसी चीज का अध्ययन इस टॉपिक में हमको करना है। The accuracy of measurement is a measure of how close the measure value is to the true value of the quantity। मतलब मापी गई माप जो है वह सही माप से कितना नजदीक है, यही मापक यंत्र की एक्यूरेसी। The precision tells us what the solution or limit the quantity is measured। और जो माप हम लेते हैं यह देखते हैं कि वह मापक यंत्र की यथार्थ सीमा के अंतर्गत है तो नहीं है। यही इस टॉपिक का मतलब है। In same sequence, I will tell you about the errors in the measurements, teaching lines are as follows। इसी क्रम में अब हम दूसरा टॉपिक बताते हैं, मतलब मेजरमेंट में त्रुटि। एरर्स में होती है त्रुटि, गलती, और मेजरमेंट की होता मापन। मापन में त्रुटि। तो कोई भी व्यक्ति यदि माप लेता है तो सबके माप करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग ज्यादा गलती करते हैं, कुछ लोग कम गलती करते हैं। तो जबकि सबका यंत्र एक ही जैसा है, लेकिन कुछ लोग जो है मापते समय लापरवाही करते हैं तो ज्यादा, कुछ लोग ज्यादा सावधानी बरतते हैं तो उनसे कम। एरर्स इन मेजरमेंट इस टॉपिक में देखा जाए। एवरी मेजरमेंट इज अप्रॉक्सीमेट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट इन जनरल। एरर्स इन मेजरमेंट can be broadly classified as systematic errors and random। अभी अभी त्रुटि दो तरह की है, एक तो नियमित रूप से जो होने वाली गलती है और एक कभी कभी गलती है। एक गलती जो सबसे होती है और एक कभी कभी हो जाती है, जो या तो असावधानी की वजह से हो या यंत्र में कोई त्रुटि हो उसकी वजह से हो जाती है। दो तरह की गलतियां होती हैं, एरर्स होती हैं। फर्स्ट systematic errors and second random errors। अब आते हैं नेक्स्ट। In same sequence, now I will tell you about the significant figures of measurement। The teaching lines are as follows। Significant figure में होता है संदिग्ध। संदिग्ध इसी कुछ चीजें तो एकदम स्पष्ट होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कुछ सही भी मालूम होता है, कुछ गलत भी मालूम होता है। तो जो चीज ऐसी प्रतीत हो, कुछ सही भी मालूम हो और गलत भी मालूम हो, जिस पर शंका बनी रहे, उसे हम संदिग्ध अंक कहते हैं। और बाकी जो एग्जैक्ट हो उसे हम शुद्ध अंक कहते हैं। तो किसी भी माप में दो तरह के अंक होते हैं, शुद्ध अंक और संदिग्ध अंक। तो करीब करीब जो लास्ट होते हैं उसकी डेफिनेशन बताई जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, वह संदिग्ध अंक क्या है। नॉर्मली the reported result of measurements is a number that include all digits in the number that are known reliable plus the first digit that is uncertain। The reliable digits plus the first one uncertain digits are known as significant digits or significant figures। मतलब यह है कि जितने शुद्ध अंक हैं और उसके बाद जितने अनसर्टेन अंक हैं, उस अनसर्टेन का पहला अंक, शुद्ध अंक और अनसर्टेन का पहला अंक जो मिला दिया जाता है, इसी को हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो एग्जैक्ट है, शुद्ध है वह, और जो अनसर्टेन है, अनसर्टेन का पहला डिजिट जब मिला करके देखा जाता है, इन सारे अंकों को सिग्निफिकेंट डिजिट्स
और significant figures कहते हैं। In same sequence, now I will tell you about the dimensional formulae of the physical quantities. The teaching lines are as follows. जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया है कि फिजिक्स में दो तरह की चीजें पढ़ते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं और एक फिजिकल यूनिट्स। हर फिजिकल क्वांटिटी की कोई कोई फिजिकल यूनिट्स, जैसे लेंथ जो है फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट मीटर जो है फिजिकल यूनिट। तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी भी होती है, जैसा कि पहले चैप्टर में बताया गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और उसी के आधार पर दो तरह की यूनिट्स भी होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। तो जो 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं पिछले चैप्टर में बताया गया है, उनके 7 जो यूनिट्स हैं उन्हीं को हम फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और उन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स से जो बाकी यूनिट्स बनाए गए हैं तमाम, उनको हम डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। The expression will show how to which the base equation represent the dimensions of a physical quantity is called the dimensional formula of the given physical quantity. और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम इन फंडामेंटल क्वांटिटी के तहत कोई फार्मूला बनाते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम इन फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा फार्मूला बनाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा जब हम कोई फार्मूला बनाते हैं, तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी से बने हुए फार्मूले को हम डायमेंशनल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, द डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम इक्वल टू m पावर 0 l पावर 3 t पावर। इसमें मतलब यह है कि जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला है उसमें m का पावर 0, l का पावर 3 है और t का पावर 0, यानी कि इसमें l का जो डायमेंशन है 3, m का डायमेंशन 0, t का डायमेंशन 0, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम। ये सब तीनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। The dimensional formula of speed or velocity is equal to m power 0, l power 1, t power -1। इसमें इस फार्मूले में जो वेलोसिटी का फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला, इसमें मास की जो डायमेंशन है 0, लेंथ की डायमेंशन 1 है और टाइम की डायमेंशन -1। The dimensional formula of acceleration is equal to m power 0, l power 1, t power -2। ये जो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है, इसमें मास की डायमेंशन क्या है? 0, लेंथ की डायमेंशन 1 है, टाइम की डायमेंशन -2 है। तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूले में हर फिजिकल क्वांटिटी का कुछ न कुछ जो है डायमेंशंस होता है, अर्थात उस फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है वही इसका डायमेंशन है। और इस तरह से हम लोग विभिन्न फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला देखिए। अब आते हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। In same sequence, I will tell you about the dimensional equations of the physical quantities. The teaching lines are as follows. अब तक तो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के बारे में चर्चा की, अब डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा इस प्रकार, मतलब लिखें इंग्लिश में, पढ़ें इंग्लिश में और समझें हिंदी में। जब समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप उसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है और समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। समझ में तभी आएगा जब जो बात बताई जा रही है उसे ध्यान से सुनेंगे। An equation obtained by KT
A physical quantity with dimensional formula is called the dimensional equations of the given physical quantity. मतलब यह है कि यदि हम दाहिने साइड में डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं और बाएं साइड में उससे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। मतलब यदि हम केवल फार्मूला लिखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, और यदि फार्मूले के साथ उससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है उसे भी लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो ये दोनों साइड लिख देने से, इक्वल का निशान लगा देने से इक्वेशन दिखाई देगा। इसी को हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट v इक्वल टू m पावर 0 l पावर 3 t पावर 0, ये क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन हो गया वॉल्यूम का। इसमें दो साइड्स हैं, इक्वेशन में दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, और दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। सेकेंड है डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है और राइट साइड में उसका डायमेंशनल फार्मूला है, और दोनों को मिला देने से डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। थर्ड में लेफ्ट साइड में फोर्स है और राइट साइड में उसका डायमेंशनल फार्मूला है, और दोनों को मिलाकर लिख देने से डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन दोनों देखे, और आप उसे ध्यान से देखें। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर विल बी टॉट ऑन नेक्स्ट। यह जो है यह इस अध्याय का अंत है, और अगला अध्याय हम अगले दिन को पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड राइट द रिटेन मैटर in red color in your homework notebook for implement of study with the help of a smartphone or laptop। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको चाहिए कि जो ये टीचिंग मटेरियल की रेड लाइन्स हैं उसे आप अपने नोटबुक्स में नोट कर लें, ताकि आपकी स्पेलिंग ठीक हो जाए और आप यह चीज़ जो पढ़ाई जा रही है वो आपका अपना हो जाए। और इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप का उपयोग करना पड़ेगा, और मेरा सुझाव है यदि आप यह कार्य लैपटॉप से करेंगे तो आपको पढ़ने लिखने और समझने में काफ़ी सहूलियत होगी, और पढ़ने में काफ़ी आनंद आएगा घर बैठे, और क्लास टीचिंग से भी ज़्यादा अच्छा ये पढ़ाई लगेगी। आफ्टर दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द MCQ and worksheet provided by your school app। Your solution should be online method with the help of the school app। जब आप रेड कलर की जो टीचिंग लाइन्स नोट कर लें तो उसी के सहारे जब आप लिखेंगे तो आप कंसंट्रेट होंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी, इसलिए लिखने के लिए करना है। तो उसके सहारे जो रेड कलर्स की लाइन्स है उसके हिसाब से आप MCQ और वर्कशीट को सॉल्व करें ऑनलाइन मेथड से, और इसके लिए आपको स्कूल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। You should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose। और जब ऑनलाइन सॉल्व कर लें तो MCQ जो आपका चेक हो जाएगा, वर्कशीट जो है जब स्कूल खुलेगा तो आपके वर्कबुक से चेक कर दिया जाएगा। और नोटबुक इसलिए बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कभी एडिट कर दिया जाएगा स्कूल ऐप से, जो आप नोटबुक में नोट किए रहेंगे उसे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड स्टडी विथ केयर। वेरी मच थैंक्स टू यू।